हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे एक टॉपिक जो तुम्हारे फाउंडेशन में बहुत काम आएगा, जो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी ये है JLP। ठीक है, ये हमने क्लास 12th में नहीं पढ़ा था, करेक्ट। नाउ ये स्टार्ट करेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे बहुत इजीली, ताकि तुम्हारे ये काम आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए, अब ये समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में तुम्हें लूँगा। कैसे? फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सिर्फ एक पर्सन को, मिस्टर ए। ये अपनी एक पॉलिसी निकालता है। मिस्टर ए एक पॉलिसी निकालता है जिसका अमाउंट है, समझो 10 लाख। अब इसका मतलब क्या है बताओ? ये तो हम भी निकालते हैं, जैसे हमने भी हमारी लाइफ की एक पॉलिसी निकाली होगी। समझो वो पॉलिसी का अमाउंट है 10 लाख। अब समझो ए ने जो टर्म्स यूज़ किया है, मतलब 20 ईयर्स के लिए इस पॉलिसी को निकाला है। अब बताओ LIC कंपनी क्या करेगी? LIC कंपनी तुमसे हर साल क्या वसूल करते जाएगी? तुम्हारे से हर साल वसूल करेगी प्रीमियम। तुम्हें एवरी ईयर कंपनी को क्या पे करना है? तो प्रीमियम के पे करना है, करेक्ट। मान लो तुमने किसी ईयर प्रीमियम नहीं पे किया तो कंपनी इस पॉलिसी को क्या कर देगी? बंद कर देगी, ठीक है। और मान लो तुम 20 साल पूरा ये प्रीमियम का पैसा दे रहे हो, तो आफ्टर 20 ईयर्स LIC तुम्हें क्या दे देगी? एक 10 लाख रुपए तुम्हें अकाउंट में तुम्हारे डाल देगी, ठीक है ना। समझो हम पूरा 20 साल तक रह ही नहीं पाए, हम बीच में 15 साल की एज में ही ये मिस्टर ए की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। मिस्टर ए की डेथ हो जाती है। तो ये तो तुम्हें पता ही है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो हमें पॉलिसी से पूरा 10 लाख रुपया मिल जाएगा, भले वो पॉलिसी मेरी पूरी कंटिन्यू हुई या फिर नहीं हुई। क्यों? बिकॉज ये पॉलिसी हम निकालते ही इसलिए कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो हमें इंश्योरेंस से हमारा पैसा मिल जाए। अब इसका दूसरा ऑल्टरनेट समझो हमने ये 5 ईयर्स तक ये पॉलिसी का अमाउंट प्रॉपरली पे करा, लेकिन उसके बाद ए को लग रहा है कि बस अब मैं इसका अमाउंट पे नहीं कर पाऊंगा, तो वो पॉलिसी को क्या कर देता है? क्लोज कर देता है। तो बताओ, ये पॉलिसी मैंने बीच में ही क्लोज करी है, तो क्या मुझे LIC अगेन मुझे यहाँ पे 10 लाख रुपए देगी क्या? तो आंसर इज नो। क्यों नहीं देगी? बिकॉज अगर ये पॉलिसी में पूरा कंटिन्यू करता या फिर बीच में डेथ होती तो मुझे 10 लाख मिलते हैं, लेकिन मैं तो इस पॉलिसी को क्या कर रहा हूँ? बीच में ही बंद कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। तो क्या मेरे सारे पैसे डूब गए क्या? नहीं। तो यहाँ पे याद रखना, मैंने समझो यहाँ पर एवरी ईयर जो अमाउंट मैं पे कर रहा हूँ, समझो एवरी ईयर में 10,000 रुपीज़ कंपनी को दे रहा हूँ। तो ऐसे मैंने 5 साल तक इस कंपनी को पैसे दिए। तो मैंने कंपनी को कितने पैसे दिए? तो मैंने कंपनी को दिए हैं 50,000। अब मुझे इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी कि इसमें से थोड़ा बहुत पैसे काट के समझो मुझे अमाउंट दे दिया 40,000, ठीक है। तो ये जो 40,000 हमको मिल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? सरेंडर वैल्यू। इसको हम कहते हैं सरेंडर वैल्यू। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे हम लोग ने 3 जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो हमने सीखा कि ये जो 10 लाख जो हमने पॉलिसी निकाली थी, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिसी का अमाउंट बोलेंगे, ठीक है। और ये जो एवरी ईयर हम पे कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रीमियम बोलेंगे। और अगर हम बीच में ही पॉलिसी को बंद कर देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? सरेंडर वैल्यू बोलेंगे। तो पहले ये 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझ लो। उसके बाद मैं तुम्हें इसके आगे का टॉपिक बताता हूँ ना। देखो, टॉपिक में हम इसी में चेंज करते हैं। समझो अब एक पार्टनर नहीं है, अब यहाँ पे 3 पार्टनर हो गए और तीनों ने मिलकर क्या करी है? एक पॉलिसी निकाली है। तीनों ने मिलकर सिर्फ एक ही पॉलिसी निकाली है, जिसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट लाइफ पॉलिसी, JLP, करेक्ट। चलो यही फिगर मान के चलते हैं कि उन्होंने पॉलिसी कितने की निकाली है? 10 लाख। अब ये पॉलिसी का मतलब क्या है बताओ? कि फ्रेंड्स, अगर ये 20 साल तक इन्होंने ये प्रीमियम का पैसा भर दिया तो कंपनी इनको लास्ट में क्या अमाउंट देगी? तो 10 लाख रुपए देगी। लेकिन अगर बीच में ही समझो किसी की डेथ हो जाती है, फॉर एग्जांपल ए डाइज, ए की मृत्यु हो जाती है, तो कंपनी वहाँ पर भी हमें क्या देगी? 10 लाख रुपए देगी। और लेकिन अगर कंपनी समझो बीच में ए मरने के बजाय ए यहाँ पर क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है ए, करेक्ट। तो अब रिटायरमेंट के केस में मुझे थोड़ी पूरा पैसा मिलेगा, तो मुझे क्या मिलेगा? तो फ्रेंड्स मुझे मिलेगा सरेंडर
वैल्यू। तो ये यहाँ से एकदम बिल्कुल क्लियर। ना क्या समझना है इसमें से बताओ कि अगर ए की डेथ हो जाती है, अगर किसी पार्टनर की यहाँ पर डेथ हो जाती है, तो हमें डेथ के टाइम पर हमें क्या मिलेगा? तो हमें डेथ के टाइम पे मिलता है पॉलिसी का अमाउंट। और अगर रिटायरमेंट हो जाता है तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलता है सरेंडर वैल्यू। ये क्लियर? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका अकाउंटिंग में कैसे इफेक्ट देंगे हम लोग वो समझेंगे अच्छे से। ना देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कौन सा केस, रिटायरमेंट। डेथ हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो ये तो क्लियर कि जब पार्टनर रिटायर होगा तो हमें कंपनी से क्या मिलेगा? हमें कंपनी से मिलेगा सरेंडर वैल्यू। ना अब इस चीज़ को हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करते हैं? अब उसकी एंट्रीज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, जो मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ, अब मुझे बताओ, मैंने पीछे पे बताया था कि हम लोग जो प्रीमियम पे करेंगे वो हमें एवरी ईयर पे करना पड़ेगा, एवरी ईयर, करेक्ट है? तो अब मैं जो प्रीमियम पे कर रहा हूँ उसको मैं क्या ट्रीट कर रहा हूँ? तो प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। जो मैं प्रीमियम भर रहा हूँ वो मैंने क्या मान लिया कि ये मेरा क्या है? खर्चा है। मैंने उसको मान लिया एक्सपेंसेस। अब बताओ फ्रेंड्स, ये एक्सपेंसेस की एंट्री क्या पास करेंगे? हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो सिर्फ प्रीमियम नहीं लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे? JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट, JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ना इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, हम प्रीमियम कितना भर रहे थे? 10,000 हम भर रहे थे। और ये भी तुमने सीख रखा है कि जब हमारा ईयर, साल ख़त्म हो जाता है तो ये जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ये हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? तो ये हम ट्रांसफ़र करते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बताओ, ये दोनों एंट्री में कोई प्रॉब्लम? हमने क्या करा? सिर्फ बताओ, हमने सिर्फ यही करा कि जो प्रीमियम मैंने भरा है उसको मैंने एक्सपेंस मान लिया। अब ये मेरे कौन से ईयर की एंट्री हो गई? फर्स्ट ईयर। अब बताओ, प्रीमियम तो हर साल भरेंगे, तो मैंने सेकेंड ईयर भी प्रीमियम भरा। सेकेंड ईयर भी प्रीमियम भरेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? सेम एंट्रीज पास करेंगे। थर्ड ईयर में भी मैंने प्रीमियम भरा, तो अगेन थर्ड ईयर भी क्या करेंगे? सेम एंट्री पास करेंगे। फोर्थ ईयर में भी प्रीमियम भरा, तो फोर्थ ईयर भी हम लोग क्या करेंगे? सेम एंट्रीज पास करेंगे। अब फिफ्थ ईयर में क्या हो रहा है फ्रेंड्स? फिफ्थ ईयर में ए जो है वो रिटायर हो रहा है। तो अभी ये तो हम लोग को पता चल गया कि जब ए रिटायर होगा तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिल जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी से मुझे मिलेगा सरेंडर वैल्यू। तो अब उसकी एंट्री क्या पास करेंगे? तो अब समझना अच्छे से, देखो, मुझे पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब हम टेम्पररी यहाँ पर एक अकाउंट ओपन कर देते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP अकाउंट, करेक्ट? ये कौन सा है? ये मुझे इंश्योरेंस से क्या मिल गया? सरेंडर वैल्यू। जैसे हमने देखा था कि 40,000 रुपीज़ हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया। अब बताओ, ये जो पैसा हमें मिला है, ये पैसा क्या करेंगे हम लोग? ये पैसा हम करेंगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। तो अब नेक्स्ट जो एंट्री मैं पास करूंगा वो क्या होगी? JLP अकाउंट डेबिट, और जो तीनों पार्टनर्स थे उन तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में मैं इस अमाउंट को क्या कर दूंगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा? 40,000। और समझो ये इनका रेशो है 2:1:1, तो 20,000, 10,000 और 10,000। अब तुम सोचोगे फ्रेंड्स कि क्या सर हम ये इसको डायरेक्ट एंट्री भी पास कर सकते हैं क्या? डायरेक्ट एंट्री का मतलब देखो, यहाँ पर JLP हो रहा है क्रेडिट, यहाँ पर JLP हो रहा है डेबिट, तो क्या हम डायरेक्ट एंट्री पास कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा जो इंस्टीट्यूट है वो क्या चाहता है कि नहीं भाई, इसको अलग अलग एंट्री दिखाओ ना। ये अलग अलग एंट्री अगर हम दिखाते तो ये अपने लिए भी फ़ायदेमंद है। क्यों? बिकॉज जो दूसरे मेथड्स हैं उसमें हमें इसका बहुत काम आएगा। तो फिलहाल ये मेरा फर्स्ट मेथड, जहाँ पे मैंने जो प्रीमियम पे कर रहा हूँ उसको मैं क्या मानता हूँ? एक्सपेंस मानता हूँ। ठीक है, तो आप समझो क्वेश्चन में आता है कि जैसे 3 पार्टनर्स थे, तीनों ने एक पॉलिसी निकाली जिसका पॉलिसी का अमाउंट दे रखा है 2 लाख। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं तुम्हें, चलो एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे देता हूँ मैं ना। एग्जाम्पल क्या है? देखो, जैसे क्वेश्चन में दिया है कि 3 पार्टनर्स है A, B एंड C। ये इन्होंने एक पॉलिसी निकाली जिस पॉलिसी का अमाउंट है 2 लाख, और ये जो प्रीमियम पे कर रहे हैं, ये समझो पे कर रहे हैं 10,000। ठीक है, तो जब अब इसमें आगे लिखा है कि B रिटायर्स, और B जब रिटायर हुआ तो उनको कंपनी से क्या मिल गया? सरेंडर वैल्यू मिल गया, जिसका अमाउंट मैं लिख रहा हूँ 50,000। अब क्वेश्चन में आएगा कि बताओ इस 50,000 का तुम क्या करोगे?
तो तुमने देखा अभी पीछे एंट्री में 3 ऑप्शन दिए होंगे। फर्स्ट में लिखा है कि 50,000 को हम लोग पार्टनर्स में क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। 50,000 क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, ठीक है, ये एक ऑप्शन आ गया। सेकंड में बोला है कि भाई 50 लाख नहीं तुम्हें 2 लाख मिल रहा है, 2 लाख क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, ये हमें दूसरा ऑप्शन दिया है। तीसरा ऑप्शन बोला है कि भाई तुम्हें 50,000 मिल रहा है, लेकिन ये 50,000 तुम क्या कर रहे हो, 50,000 तुम दे रहे हो सिर्फ बी को। अब बताओ फ्रेंड्स क्या सही था। तो हमने देखा कि 50,000 जो हमें मिल रहा था ये हम सारे पार्टनर्स में क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो बस ये फर्स्ट मेथड अगर तुम्हें क्लियर आ गया समझ में, तो एक बार फिर से एक बार देख लेना कि जो अमाउंट हमें मिल रहा है रिटायरमेंट के टाइम पे वो हमें क्या मिलता है, सरेंडर वैल्यू। और जब मैं फर्स्ट मेथड फॉलो करता हूँ तो जो अमाउंट मुझे रिटायरमेंट के टाइम मिलता है, रिटायरमेंट के टाइम क्या मिलेगा, अगेन सरेंडर वैल्यू, ये मैं क्या करूँगा, पार्टनर्स को क्रेडिट कर दूंगा। और पार्टनर्स को कौन से रेशो में क्रेडिट करेंगे, तो ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो आया समझ में। अब इसका हम सेकेंड मेथड पढ़ेंगे।